हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th के हिंदी बुक वसंत का चैप्टर नंबर 1 लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक हैं कामता नाथ। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योगों के खत्म होने के दुख को चित्रित किया है। कैसे? देखो, मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक तो है, पर इससे कई छोटे उद्योग, हस्तकला आदि पर बुरा प्रभाव भी पड़ा है। ये कहानी एक छोटे बच्चे और उसके बदलू काका की है। छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद लेखक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो लेखक बता रहे हैं कि सारे गांव में उन्हें बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख होता है लाल रंग का एक पदार्थ, जो कि पलास, पीपल, कुसुम, बेर आदि अनेक प्रकार के पेड़ों की टहनियों पर लाखों छोटे छोटे कीड़ों यानी कि इंसेक्ट से प्राप्त किया जाता है। जैसे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं ना, वैसे ही लाख के कीड़ों को भी पाला जाता है और फिर उन टहनियों को तोड़कर उनसे लाख निकाल लिया जाता है। और जब उन्हें यूज़ करना होता है तो गर्म करने से वो मुलायम हो जाते हैं और यूज़ करना आसान हो जाता है। लाख से कई सारे श्रृंगार की वस्तुएं यानी कि ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं, खिलौने बनते हैं, चूड़ियाँ बनती हैं और सजावट के कई सारे सामान बनते हैं। इसके अलावा सील के लिए भी लाख का ही यूज़ किया जाता है। लेखक को अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव का मतलब होता है खुशी। सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होती थी क्योंकि जब वो वहाँ से वापस लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी। कौन सी गोलियाँ? वो गोलियाँ जो बदलू उन्हें बनाकर देता था। वो गोलियाँ इतनी सुंदर होती थी कि किसी बच्चे का भी मन मोह ले। मन मोह ले का मतलब होता है खुश कर दे या अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। शायद उस समय वो गोलियां हर किसी के पास नहीं होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो बच्चों, जैसा कि रिश्ते में होता है कि माँ के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें आप या तो नाना कहते हो या फिर मामा कहते हो, वैसे ही पिता के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें आप या तो दादा कहते हो या फिर चाचा यानी कि काका कहते हो। तो वही लेखक कह रहे हैं कि वैसे तो मेरे मामा के गांव के होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो बदलू मामा ना कहकर क्या कहते थे? बदलू काका कहा करते थे। क्यों? क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहा करते थे, इसीलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब होता है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो लेखक बता रहे हैं कि गांव में बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, यानी थोड़ा हाइट पर था। मकान के सामने एक आंगन था और उसी पर नीम का एक पेड़ लगा हुआ था और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। भट्टी का मतलब होता है मिट्टी का चूल्हा या अंगीठी, और दहकती रहती का मतलब है जलती रहती। तो जहाँ पर बैठकर बदलू काम किया करता था वहाँ पर को एक मिट्टी का चूल्हा था जिस पर आग जलती रहती थी। वहीं पर को सामने पर एक लकड़ी की चौखट भी थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करता और चूड़ी का आकार देता। उस अंगीठी में वो लाख को गर्म किया करता था और सलाख बोलते हैं एक आयरन रॉड को। तो लाख को वह घिस घिस कर पतला करता और फिर उसे घुमाकर चूड़ी का आकार देता था।
पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बेलन नुमा मुंगेरियां बोलते हैं लकड़ी के गोल और लंबे टुकड़े को, जिस पर लाख को मुलायम करने के बाद जब वो उसे चूड़ी का आकार देता है तो उसके बाद इन्हीं मुंगेरियों पर चढ़ाता है ताकि वो उन्हें गोल और चिकना कर सके। और तब पूरे हाथ की चूड़ियां जब बन जाती थी तो उसके बाद वो उन्हें कलर किया करता था। उन पर रंग करता था का मतलब है कि उन्हें अलग अलग रंगों से रंगता था ताकि वो बहुत सुंदर लगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर बदलू काम कर रहा है। उसके हाथ में ये मुंगेरी है जिस पर उसने लाख की चूड़ियां बनाने के बाद उसे चिकना और मुलायम कर रहा है। इन चूड़ियों को उसने लाल रंग में रंगा हुआ है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया बोलते हैं एक छोटे से स्टूल को। तो लेखक बता रहे हैं कि बदलू अपना काम हमेशा एक स्टूल में बैठकर किया करता था जो कि बहुत पुराना था और वहीं पर बगल में एक हुक्का रखा रहता था जिसे काम करने के बीच बीच में वो पीता रहता था। लेखक को बदलू को काम करते हुए देखे रहना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए जब भी वो वहाँ जाते तो उनका ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बीतता था और बदलू उन्हें प्यार से लला कहकर बुलाता था। और लेखक के आते ही वो उनके लिए भी एक स्टूल या फिर मचिया मंगा देता था और कहता था कि इस पर बैठकर देखो कि मैं कैसे काम करता हूँ। इधर देखिए जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। ये रही बदलू की मचिया और ये रहा बदलू का हुक्का जिसे कि वो काम करने के बीच बीच में पीता रहता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बन जाने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो लेखक बता रहे हैं कि उन्हें बदलू को काम करते हुए देखना अच्छा लगता था। घंटों बीत जाते थे मगर वो उन्हें बैठे बैठे चूड़ियाँ बनाते हुए देखते रहते थे और लगभग रोज ही बदलू लगभग 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। और जब चूड़ियाँ पूरी बन जाती तो उसे बेलन पर चढ़ाकर वो इस तरीके से देखता मानो नववधू की कलाई हो। नववधू बोलते हैं नई दुल्हन को जिसकी अभी अभी शादी हुई हो। तो पूरी चूड़ियाँ बन जाने के बाद बदलू ये देखता कि उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, वो नाप से ठीक तो बनी है ना, सारी एक आकार की एक साइज की तो है ना। और जब वो अपने काम से संतुष्ट होता था तो बहुत खुश होता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। मनिहार का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला और पैतृक का मतलब होता है पिता से संबंधित, पेशा का मतलब होता है काम। तो पैतृक पेशा का काम होता है जो आपके पिता या दादाजी से या उससे भी पहले से चला आ रहा है वो काम। यानी कि ये काम पहले बदलू के दादाजी किया करते होंगे, उसके बाद बदलू के पिताजी किया करते होंगे और अब यही काम बदलू कर रहा है। इस तरह इसे बोलते हैं पैतृक पेशा। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का मतलब होता है बिक्री, यानी कि उसकी बनाई हुई चूड़ियों की बिक्री भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे।
बदलू इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था कि उस गांव की स्त्रियां तो उससे चूड़ियाँ पहनती ही थी, लेकिन उसकी चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। लेकिन वो चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना और देना। पुराने समय में यही होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु चाहिए तो उसके खुद के पास जो सामान है वो सामने वाले को वो सामान देता और उससे अपनी मनपसंद चीज़ ले लेता था। इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो बच्चों, वस्तु विनिमय तो आप भी करते हो। बताऊं कैसे? सुनो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लंच बॉक्स में लेकर गए हो सैंडविच और आपका फ्रेंड लेकर आया है पराठा। आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई मुझे अपना आधा सैंडविच दे दे। आपने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तू मुझे अपना पराठा दे। आपके फ्रेंड ने आपको अपना पराठा दिया और आपने उसे अपना सैंडविच दिया। तो यही तो है वस्तु विनिमय। तो यही उस समय होता था कि लोग अनाज लेकर के आते थे और बदलू को अनाज देकर उससे चूड़ियाँ लेकर जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। तो बच्चों, लेखक ने यहाँ पर बदलू के स्वभाव के बारे में बताया है कि वो सीधा साधा था और कभी किसी से झगड़ता नहीं था। लेकिन शादी विवाह के अवसर मतलब मौका, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य ही जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे उसने मुफ्त में चूड़ियाँ दी हों, लेकिन किसी शादी के मौके पर वो सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकालने का मतलब होता है सारी कमी पूरी कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। सुहाग का जोड़ा बोलते हैं जिसे शादी में दुल्हन पहनती है, उस जोड़े को बोलते हैं सुहाग का जोड़ा। और महत्व का मतलब होता है वैल्यू। तो लेखक बता रहे हैं कि क्योंकि सुहाग का जोड़ा बहुत ही पवित्र माना जाता है और यही वो मौका था जिसमें बदलू अपनी मेहनत के बदले जो उसे पसंद था, अपनी मर्जी का या अपनी जीविका चलाने के लिए जो कुछ भी उसे चाहिए होता था, वो सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता था। इसलिए वह जिद में अड़ जाता था कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और गांव के लोग उसकी जिद को खुशी खुशी पूरा भी करते थे। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। तो लेखक बता रहे हैं कि एक बार उनके मामा के घर में जब किसी लड़की की शादी थी, विवाह का मतलब होता है शादी, तो किसी बात पर वह यानी कि बदलू जरा सी बिगड़ गया था, यानी कि थोड़ा नाराज हो गया था। तो फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी कि उसको मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। तो शादी विवाह के मौके पर बदलू के द्वारा बनाई हुई चूड़ियों के उसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके बदले उसकी घरवाली को, किसकी? बदलू की घरवाली, घरवाली बोलते हैं पत्नी को, बदलू की पत्नी के लिए उसे सारे वस्त्र मिलते, ढेर सारा अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, पगड़ी जिसे सर पर पहनते हैं। और इस सब के अलावा जो रुपये मिलते सो अलग, यानी कि उसे अपनी पत्नी के लिए सारे वस्त्र मिलते, ढेर सारा अनाज मिलता, उसे अपने लिए पगड़ी मिलती और इन सब के अलावा उसे रुपये भी मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि अगर किसी स्त्री ने कांच की चूड़ियां पहनी होती तो वह मन ही मन में बहुत दुखी होता। कुढ़ना का मतलब होता है दुखी होना, क्रोधित होना या फिर चिढ़ जाना। यहाँ तक कि वो उस स्त्री को दो चार बातें सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता,
कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। बदलू लेखक से घंटों बातें किया करते थे और आपस में अपना सुख दुख बांटते थे। वो लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते और उसके घर के बारे में पूछते और साथ ही शहर के जीवन के बारे में पूछते, यानी शहर का रहन सहन कैसा है, शहर के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता रहती थी। और जब लेखक उनसे कहते कि शहर में तो सभी लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो कहते कि शहर की तो बात ही और है लला, वहाँ तो सब कुछ चलता है। यानी कि वो उसे समझाते थे कि जो चीज़ें शहर में चलती हैं वो चीज़ें गांव में नहीं होती हैं। यहाँ हाथ के द्वारा बनाई हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। तो बातचीत के दौरान जब लेखक बदलू को शहरी जीवन के बारे में बताता है, तो बदलू कहता है कि वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का मतलब होता है आदमी, लेकिन अपने मर्द का मतलब होता है हस्बैंड, यानी कि अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर सड़कों में घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक भी होती हैं ना। बदलो ऐसा इसलिए कह रहे हैं माना कि ये सब शहर में आम बात है कि पति पत्नी अपना हाथ पकड़कर सड़क में घूमते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऐसे खुले में नहीं घूम सकते। यही परंपरा है और वहाँ उनके गांव में भी यही होता है, क्योंकि उनके रहने का अंदाज यही है। गांव में जो चला आ रहा है उसी को अपनाना होता है। और साथ ही उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है से बदलू का मतलब है कि शहर की औरतें कोई काम करती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादातर नौकर चाकर होते हैं और गांव की स्त्रियों को सारे काम खुद करने होते हैं। वो खुशी खुशी सारे काम खुद करते हैं और वो शहर की महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए, तो उसी बात को जारी रखते हुए बदलू कह रहे हैं कि शहर की जो महिलाएं हैं, अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो क्या उनके हाथों में मोच नहीं आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। खातिर का मतलब होता है मेहमान नवाजी या आवभगत करना। तो लेखक बता रहे हैं कि बदलू उनकी अच्छी खासी आवभगत करते थे। बदलू लेखक के लिए मलाई बचाकर रखते थे और आम के सीजन में लेखक उनके यहाँ से रोज ही 2-4 आम खाकर आते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेखक बता रहे हैं कि इन खाने पीने की चीज़ों के अलावा जिस कारण बदलू उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था वो इसलिए क्योंकि वो लगभग रोज ही लेखक के लिए 1-2 गोलियां बनाकर रखते थे। गोलियां किस चीज़ की गोलियां? याद है ना? लाख की गोलियां। वो लेखक को छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर उनको कलरफुल बना करके उन्हें खेलने के लिए दे देते थे और लेखक इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो बच्चों, जैसे कि गर्मी की छुट्टियों में आप भी कहीं ना कहीं जरूर जाते होंगे, वैसे ही लेखक अपने मामा के यहाँ जाते थे और जब तक का गर्मी की छुट्टियाँ खत्म होती थी, स्कूल खुलते समय तक वो वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो लेखक बता रहे हैं कि ऐसा सिर्फ 2-3 बार ही हो पाया था जब वो अपने मामा के यहाँ गए थे। क्यों?
क्योंकि उसके बाद उनके पिताजी की एक दूर के शहर में बदली का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। तो उनके पिताजी का कहीं दूर के शहर में ट्रांसफ़र हो गया था और वो एक लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं आ सके। और फिर जब 8-10 वर्षों के बाद वो वहाँ आए तो वो इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में उनकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। रुचि का मतलब होता है दिलचस्पी या फिर इंटरेस्ट। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो लेखक बता रहे हैं कि इसीलिए गांव में रहते हुए भी उन्हें बदलू की याद नहीं आई, क्योंकि अब उनकी रुचि बदल चुकी थी। इसी बीच उनका ध्यान गया कि गांव की लगभग सभी महिलाओं ने कांच की चूड़ियां पहनी थी। विरले का मतलब होता है बहुत कम। तो कुछ ही हाथों में उन्होंने लाख की चूड़ियां पहनी हुई देखी। तो उसके बाद सहसा ही उन्हें बदलू का ध्यान हो आया। सहसा का मतलब होता है अचानक। जब उन्होंने देखा कि गांव की ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां हैं और कुछ ही हाथों में उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी, तभी अचानक से उन्हें बदलू की याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। एक दिन बरसात का मौसम था और लेखक के मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, तो उसके हाथ से कांच की चूड़ी टूट करके उसी की कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। और क्योंकि उनके मामा उस वक्त घर पर नहीं थे, तो लेखक को ही अपनी बहन की मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी का मतलब होता है बैंडेज करना, यानी किसी लगी हुई चोट पर दवा वगैरह लगाना। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। सहसा का मतलब होता है अचानक और ध्यान हो आना मतलब किसी की याद आना या ख्याल आना। तो लेखक को अपने बचपन की याद आई, जब बदलू और लेखक अक्सर इस बारे में बात करते थे कि कांच की चूड़ियां खतरनाक होती हैं जबकि लाख की चूड़ियां सुरक्षित होती हैं। तो जब लेखक की बहन के हाथ में चोट लगी और कांच की चूड़ी की वजह से उसके हाथ से खून आने लगा, तो लेखक को बदलू की याद आई और उन्होंने सोचा कि बदलू से मिल आता हूँ। इसलिए शाम को वो घूमते घूमते बदलू के घर चले गए और वहीं चबूतरे में, चबूतरे का मतलब होता है थोड़ी ऊंची सतह होती है, वहाँ पर को नीम के पेड़ के नीचे वो एक खाट पर, खाट का मतलब होता है चारपाई, चारपाई पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो लेखक ने उनके पास जाकर उनसे बोला, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। बदलू काका ने उसका रिप्लाई तो किया, लेकिन वो लेखक को पहचान नहीं पाए। वो अपनी चारपाई से उठकर बैठे, लेकिन लेखक को नहीं पहचान पाए, इसलिए देर तक लेखक की ओर देखते रहे। निहारता का मतलब होता है देखते रहना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। अब लेखक बड़े हो चुके थे और बदलू भी बूढ़ा हो चुका था। इतने सालों के बाद बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना। उन्होंने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। कौन सी गोलियां? लाख की गोलियां। मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक बता रहे हैं कि मैंने उन्हें याद दिलाने की कोशिश करी कि आपको याद है, मैं आपसे गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। बदलू फिर भी चुप रहा। क्यों? क्योंकि वो तब भी लेखक को नहीं पहचान पाया था और वो स्मृति पटल, यानी कि जहाँ हमारी यादें संग्रहित रहती हैं या स्टोर रहती हैं,
और अतीत के चित्र का मतलब होता है पुरानी यादें। तो बदलू पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहा था और तभी एकदम से वो बोल पड़ा कि आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन के बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने बदलू काका को बताया कि हाँ बदलू काका, इस बीच इधर आना नहीं हो पाया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, दृष्टि दौड़ाना का मतलब होता है इधर उधर देखना। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। तो लेखक को अपने बचपन की ही याद थी, जब नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। वहां पर एक मचिया होती थी जिस पर बैठकर दोनों बातें किया करते थे। एक भट्टी जलती रहती थी जिसमें बदलू अपनी लाख पिघलाकर काम किया करता था और लेखक उन्हें देखा करते थे। तो लेखक बता रहे हैं कि बचपन वाला अब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ना ही बदलू का हुक्का, ना उसकी मचिया और ना ही भट्टी। तो लेखक ने बदलू से पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। वही लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। तो जब लेखक ने बदलू से पूछा कि क्या आजकल आप काम नहीं करते, तो उन्होंने बताया कि नहीं, काम तो कई सालों से बंद है। क्यों? क्योंकि गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। और क्योंकि कांच की चूड़ियाँ दिखने में सुंदर होती हैं, ज़्यादा चमकीली और रंग बिरंगी होती हैं और पहनने में थोड़ा हल्की भी होती हैं, इसलिए हर कोई कांच की चूड़ियाँ ही पहनना पसंद करता है और लाख की चूड़ियों को अब कोई नहीं पूछता है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। कुछ देर चुप रहने के बाद बतलू ने कहा कि ये मशीन युग है, आजकल सारे काम मशीन से होते हैं। मशीन युग का मतलब है कि जब मशीन का प्रचार ज़्यादा हो जाए, हर एक काम मशीन के द्वारा किया जाए। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं। तो बच्चों, पहले जो खेत थे वो हल से जोते जाते थे और अब उसकी जगह ले ली है ट्रैक्टर ने और बाकी मशीनों ने। तो यही बदलू कह रहे हैं कि अब तो खेत भी मशीनों से जोते जा रहे हैं, लेकिन जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। क्योंकि लाख की चूड़ियाँ हाथ से बनाई जाती हैं, तो उसे शेप देना और उसे डेकोरेट करना, उसे कलर करना वगैरह एक लिमिट तक ही किया जा सकता है। और कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनती हैं, इसलिए वो अलग अलग कलर की होती हैं, चमकीली होती हैं और रंग बिरंगी होती हैं। यही अंतर बदलू यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि मशीनों से बनी हुई चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो लेखक ने कहा कि लेकिन कांच तो बहुत खतरनाक होता है। आपको याद है ना कि लेखक की जो बहन थी उसके हाथ में भी कांच की चूड़ी टूट करके उसी के हाथ में चली गई थी और जिसकी वजह से खून आया था। तो वही याद करके लेखक कह रहे हैं कि कांच की चूड़ी तो बड़ी खतरनाक होती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। नाजुक तो फिर होती ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जब उनकी बातें हो रही थी तो उसने कहा कि हाँ, नाजुक तो होती ही है। इतना कहने के बाद उसे खांसी आ गई। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक को लगा कि बदलू को दमा है। दमा का मतलब होता है एक सांस की बीमारी जिसे अस्थमा भी कहते हैं। अवस्था का मतलब है यहाँ पर उम्र। तो लेखक कह रहे हैं कि उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, यानी वो बहुत कमजोर हो गया था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी, कुछ इस तरह। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। शंका का मतलब होता है शक या फिर दुविधा,
और भांप ली का मतलब है जान लिया, समझ ली। यानी कि बदलू को लेखक के हाव भाव देख करके समझ आ गया कि वो क्या सोच रहे हैं। बदलू ने कहा, दमा नहीं है मुझे। दमा का मतलब है लगातार होने वाली खांसी या फिर अस्थमा। फसली खांसी का मतलब होता है जो मौसम बदलने के कारण होती है खांसी, उसे बोलते हैं फसली खांसी। तो बदलू ने कहा कि मुझे दमा नहीं है, ये फसली खांसी है, यानी मौसम के बदलने के कारण हो रही है। 1-2 महीने से हो रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो बच्चों, जैसा कि सर्दी के बाद गर्मी आने में और गर्मी के बाद सर्दी का जब मौसम आता है या फिर जब बरसात का मौसम आता है तो अक्सर छोटी मोटी खांसी या जुकाम हो जाया करती है। बदलू उसी की बात कर रहा है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। फिर कुछ देर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो फिर लेखक चुप हो गए और उनको ऐसा लगा कि बदलू के मन में कुछ बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का मतलब होता है तकलीफ, दुख या फिर पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा। वो ये सोचते रहे कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। हाथ काटने का मतलब ये नहीं है कि हाथों को काट दिया है। इसका मतलब है कि कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। कैसे? देखो, मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कई जो कुशल कारीगर थे उनके हाथों से काम छिन गया। वो बेचारे बेरोजगार हो गए। और फिर कुछ देर तक शांति रही। क्यों? क्योंकि दोनों ही चुप हो गए थे। लेखक तो यही सोचते रहे कि मशीनीकरण तो हुआ, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो गांव में इन्हीं छोटे छोटे कामों से अपनी जीविका चलाया करते थे उनके हाथों से काम छिन गया और वो बेरोजगार हो गए हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो लेखक ने टॉपिक चेंज किया और बदलू से पूछा कि अब आम की फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। लहक्कर का मतलब होता है खुश होकर, यानी कि उत्साह से। तो जब लेखक ने टॉपिक चेंज किया और पूछा कि काका अब आम की फसल कैसी होती है, तो बदलू ने खुश होकर कहा कि अच्छी होती है लला, बहुत अच्छी होती है। और फिर उसने अपनी बेटी को आवाज दी, कहा, अरे रज्जो, जरा लला के लिए आम तो ले आ। और फिर बदलू ने लेखक की ओर मुखातिब होकर, मुखातिब का मतलब होता है देखना, यानी कि लेखक की ओर देखकर उन्होंने कहा कि माफ करना लला, बातों ही बातों में तुम्हें तो मैं आम खिलाना भूल ही गया। तो लेखक ने कहा कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। जब लेखक ने कहा कि अरे नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, तो बदलू ने कहा कि वाह वाह, बिना आम खिलाए तुम्हें कैसे जाने दूं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो लेखक को भी अपने बचपन के दिन याद आए जब बदलू लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। तो उन्होंने पूछा कि गाय तो अच्छी है ना। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तो जैसा कि बदलू लाख की चूड़ियां बनाया करता था और अब उसका काम लगभग बंद ही हो गया है और वो एक तरीके से बेरोजगार हो गया है, तो वो कह रहा है कि गाय को कहाँ से खिलाता, इसलिए गाय बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। बदलू और लेखक बातें कर ही रहे थे, इतने में बदलू की बेटी रज्जो अंदर से एक डलिया में आम ले आई। डलिया बोलते हैं बास्केट को। लेखक ने कहा कि अरे काका, ये तो बहुत ज्यादा हैं, मैं इतने कहाँ खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था।
तो बदलू ने हंसते हुए कहा कि तुम शहरी हो ना, कहाँ खा पाओगे, लेकिन मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में, एक बखत का मतलब होता है एक बार में, खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक ने कहा कि काका, आप लोगों की बात और है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना खा सकते हैं। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। फिर बदलू ने अपनी बेटी से कहा कि इसमें से 4-5 आम छांटो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी आम की एक किस्म है, यानी कि आम की एक वैरायटी है। तो बच्चों, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आम की कितनी वैरायटी होती है। एक मैं आपको बताती हूँ, दशहरी आम। इसके अलावा आपको जितने भी पता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बदलू ने कहा कि इसमें से सिंदूरी वाले आम छांटकर लला को दो, यानी लेखक को दो। और फिर लेखक से कहा कि देखो लला कैसे हैं, यानी खाकर बताओ कि कैसे हो रहे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। कि बदलू ने जो नया पेड़ लगाया था आम का, सिंदूरी आम का, वो इसी साल तैयार हुआ है। और उन्होंने लेखक को बोला कि जरा चख करके बताओ कि आम कैसे हो रहे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। अंजुली का मतलब होता है हथेली। तो लेखक कह रहे हैं कि रज्जो ने अपनी हथेली पर 4-5 आम लिए और उसकी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए जब लेखक ने अपने हाथ बढ़ाए तो उनकी निगाह, मतलब उनकी नज़र, एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक गई का मतलब होता है रुक गई। कुछ देर के लिए उनकी नज़र उसके हाथों पर रुक गई। उसकी गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। फब रही थी का मतलब है कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, इसका मतलब है कि बदलू को समझ आ गया था कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो वो बोल पड़ा कि ये आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। तो वो बता रहा है कि जमींदार साहब की बेटी की शादी पर उसने ये जोड़ा बनाया था, लेकिन जमींदार साहब ने उसकी कीमत उसको बहुत कम दी। कितना? सिर्फ 10 आने पैसा। कहाँ तो एक टाइम था कि उस जोड़े के बदले, यानी किसी शादी विवाह के अवसर पर बदलू जो जोड़ा बनाया करता था लाख की चूड़ियों का, उसके बदले उसको क्या क्या मिलता था, तुम्हें याद है ना बच्चों? उसकी पत्नी के लिए सारे कपड़े मिलते थे, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी, उसे ढेर सारा अनाज भी मिलता था और इन सब के अलावा उसे पैसे भी मिलते थे। लेकिन आज जमींदार साहब ने उसे सिर्फ 10 आने पैसे देने चाहे। तो बदलू कह रहा है कि उसने वो जोड़ा उन्हें नहीं दिया और कहा कि आप शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो लेखक कह रहे हैं कि आम लिए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से चला आया, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। जैसा कि मशीनी युग की वजह से बदलू का काम धंधा बंद हो गया था और वो बेरोजगार हो गया था, यहाँ तक कि उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। लाख की चूड़ियाँ कोई खरीद नहीं रहा था, इसलिए उसने कांच की चूड़ियों की फैक्ट्री में जाकर कांच की चूड़ियाँ बनाना शुरू नहीं किया था। कांच की चूड़ियाँ उन्हें कभी भी पसंद नहीं थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। इसका मतलब ये है कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था। वो बहुत कठोर और परिश्रमी स्वभाव का था। उसे अपने काम पर विश्वास था। उन्होंने कुछ और काम कर लिया। उन्होंने अपने आम की खेती बढ़ाई और कोई और तरीका जीवन यापन करने के लिए ढूंढ लिया।
लेकिन अपने उसूलों के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उन्हें कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी तो उन्होंने उसे कभी नहीं अपनाया। कामतानाथ, जो कि इस कहानी के लेखक हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।